मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज में प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज दोनों को कवर किया गया है, इकोलॉजी GS3। तो आज हम एक नई स्पीशीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। इस अजीब से जानवर का नाम है क्रोकोडाइल, और शाकाल साहब के पास में शायद सी वाटर क्रोकोडाइल था, क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव होता है। बाकी जो स्पीशीज हैं क्रोकोडाइल की, वो जरूरी नहीं कि सारी एग्रेसिव हों या मैन ईटर हों, क्योंकि कई सारे ऐसे भी क्रोकोडाइल होते हैं जो एक हफ्ते तक बिना मील के रह सकते हैं। सो क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, इनमें आपको यहाँ पर डिफरेंसेस बताए गए हैं। जो आप देखें टॉप व्यू एंड साइड व्यू से काफी अलग है दोनों। इसके अलावा एलिगेटर, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ये सब कुछ सारी चीजें अलग अलग है बिल्कुल। तो जब चिड़ियाघर में हम जाएं तो सभी को मगरमच्छ नहीं बोले, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें जो हम समझेंगे। ऑर्डर क्रोकोडिलिया के अंदर जितने भी ये रेप्टाइल्स हैं, जैसे कि ट्रू क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, केमन्स, घड़ियाल और फॉल्स घड़ियाल, ये सारे के सारे क्रोकोडिलिया ऑर्डर के अंदर आते हैं। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उन स्पीशीज को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ये 3 स्पीशीज हैं, घड़ियाल, मगर एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। घड़ियाल की अगर आप स्नाउट को देखेंगे तो ये कंपैरेटिवली थिन एंड नैरो है, और यहाँ पर कई सारे यूनिफॉर्म टीथ की एक लेयर मिलती है। कई सारे यहाँ पर दांत लगे हुए आप देख रहे हैं। अब इसका नाम घड़ियाल क्यों है? क्योंकि इसके स्नाउट के एंड पर एक पॉट जैसी स्ट्रक्चर मिलती है, जो आपने पिछली स्लाइड में भी देखी होगी। ये फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है। अगर हम इंसानों के कंटेक्स्ट में बात करें तो रिलेटिवली ये हार्मलेस है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ये नेटिव हैं, यानी कि यही की स्पीशीज है, और फ्रेश वाटर हिमालयन रिवर सिस्टम में ये काफी मिलते हैं। इनफैक्ट ये प्रेफर ही ऐसे रिवर को करते हैं जो फास्ट फ्लोइंग होती हैं या फिर डीप होती हैं। तो चंबल नदी इनकी प्राइमरी हैबिटेट है, वहीं पर ये सबसे ज्यादा संख्या में और डाइवर्सिटी में मिलते हैं। और बाकी की जो रिवर्स हैं, जैसे घाघरा, गंडक, गिरवा रिवर, रामगंगा, सोन रिवर, ये इसकी सेकेंडरी हैबिटेट्स हैं। गिरवा नदी ये यूपी के अंदर बहती है। ये जो घड़ियाल है ये क्लीन रिवर वाटर के इंडिकेटर माने जाते हैं, और इनका कंजर्वेशन स्टेटस है IUCN के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। साइट्स के अंदर ये आते हैं अपेंडिक्स 1 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के स्केड्यूल 1 में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दीज कैटेगरीज। इसके बाद हम समझते हैं मगर के बारे में। ये जो मगर शब्द है ये हिंदी के मगरमच्छ से लिया हुआ है। मगरमच्छ को कहते हैं द इंडियन क्रोकोडाइल और मार्श क्रोकोडाइल और ब्रॉड स्नाउटेड क्रोकोडाइल। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। ये भी फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं, लेक्स, रिवर या फिर दलदली इलाकों में मिलते हैं। कंपैरेटिवली डेंजरस हैं ये। भूटान एंड म्यांमार के अंदर ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बट ओवरऑल अगर वर्ल्ड में देखें तो इन्हें रखा गया है वल्नरेबल के अंदर। इसका मतलब ये है कि ये घड़ियाल से कंपैरेटिवली कम खतरे के अंदर है। साइट्स के अंदर ये अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के स्केड्यूल 1 में, यानी कि ये दोनों चीजें घड़ियाल से मिलती जुलती हैं। रिस्ट पुस्ट क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर और एशुराइन, ये जो क्रोकोडाइल है ये सभी रेप्टाइल्स में सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट क्रोकोडाइल है।
अब इसका जैसा नाम है आप समझ सकते हैं, ये सॉल्ट वाटर हैबिटेट्स या फिर ब्रैकिश वेटलैंड्स में मिलता है। ब्रैकिश का मतलब होता है जो मीठे जल के और खारे जल के बीच का है, यानी कि फ्रेश वाटर से ज्यादा सलाइन होता है लेकिन सॉल्ट वाटर से कम सलाइन होता है। ये साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में, यानी कि जो पूर्वी तटीय इलाका है जिधर उड़ीसा, बंगाल और आंध्र प्रदेश ये सारे स्टेट्स आते हैं, ये मिलता है भीतरकनिका नेशनल पार्क में, सुंदरबंस में जो कि बंगाल के अंदर है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। बंगाल पश्चिम बंगाल का नया नाम है, और ओडिशा ये नया नाम है। 2011 में ओडिशा का नाम चेंज हुआ था। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल IUCN में इसकी कैटेगरी है लीस्ट कंसर्न साइट्स में अपेंडिक्स 1। हालांकि कुछ एक जगहों पर ऑस्ट्रिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पर इसे अपेंडिक्स 2 में रखा गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के स्केड्यूल 1 के अंदर ये स्पीशीज आती है। एक समय था जब सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कई सारी रिवर्स में मिलते थे, जैसे कि ब्रह्मपुत्र में, महानदी, इरावत, अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की। सबसे पहले घड़ियाल की पॉपुलेशन, जो कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये एक कंजर्वेशन के लिए डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इनके अनुसार 1255 घड़ियाल है एमपी में, देश में सबसे ज्यादा एमपी में ही है, और सेकंड नंबर पर है बिहार, यहाँ पर 255 घड़ियाल है। कई सारी ऐसी जगह हैं इंडिया में जहाँ पर घड़ियाल मौजूद हैं और लगातार उनकी संख्या में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। सबसे इम्पोर्टेंट है नेशनल चंबल सेंचुरी, ये एमपी के अंदर है। कातनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये यूपी में है, जहाँ पर गिरवा नदी भी हमने डिस्कस की थी, ये यहाँ पर बहती है। इसके अलावा सोन रिवर सेंचुरी, इसके अलावा रेन फॉरेस्ट बायोम ऑफ महानदी इन सतकोसिया गॉर्ज सेंचुरी। ये सतकोसिया एक्चुअल में 7 माइल्स को डिनोट करता है। सत मीन्स 7 एंड कोस मीन्स 2 माइल्स, तो ये एक 14 माइल्स का एक गॉर्ज है। जियोग्राफी में आपने गॉर्ज, कैनियंस, ये सारी चीजें पढ़ी थी, जो महानदी नदी बनाती है। उड़ीसा के अंदर है ये। एक समय था जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्रोकोडाइल्स, मगर काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड थे, लेकिन उनकी पॉपुलेशन में लगातार कमी देखने को मिली। काफी सारे जो हंटर्स थे उन्होंने इनके स्किन के लिए या इनके मीट के लिए इनको टारगेट किया, बट अभी ओवरऑल इनकी जो पॉपुलेशन है वो 3000, 3500 से 4500 के बीच में है, क्योंकि कई सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स भी किए गए इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की और एस्चुराइन क्रोकोडाइल। एस्चुरी का वैसे मतलब होता है जहां पर फ्रेश वाटर और जो समुद्र का पानी है दोनों मिलते हैं, या फिर जहां नदी और समुद्र मिलते हैं वहां कुछ वाटर बॉडीज होती हैं जहां पर दोनों प्रकार की पॉपुलेशंस होती हैं, यूनिक प्रकार की डाइवर्सिटी होती है। फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में मिलने वाले जो डाइवर्सिटी है प्लांट और एनिमल्स की, वो यहाँ पर मिल सकती है। तो ये जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं, ये भीतरकनिका नेशनल पार्क और उसके आसपास के जो इलाके हैं ओडिशा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के, वहां पर ये मिलते हैं। इसके अलावा भी और एरियाज हैं, खास करके भीतरकनिका इम्पोर्टेंट साइट है इनके लिए, और यहाँ पर भी इनकी संख्या में वृद्धि देखने को मिली। 1757 ये हो चुके हैं 2020 में, और 2019 में ये 1742 थे, यानी कि इंक्रीज देखने को मिला इनकी संख्या में। बाकी इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट के अलावा ये कम जगह पर है। एक समय था जब ये भी वाइड स्प्रेड थे, श्रीलंका की तरफ भी मिलते थे और उसके आसपास जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर भी मिलते थे, लेकिन अभी ये काफी कम हो गए हैं। बात कर लेते हैं थ्रेट्स की। सबसे पहले घड़ियाल के बारे में, इलीगल सैंड माइनिंग, पोचिंग, रिवर पोल्यूशन का इंक्रीज होना,
बांध का बनाना या फिर फिशिंग जिस स्केल पर होती है, बड़े लेवल पर होती है, उसके अलावा नेचुरल कैलेमिटीज से भी इनको नुकसान पहुंच सकता है। मगर को सिमिलर कुछ थ्रेट्स होंगी, पर मेडिसिनल पर्पस के लिए इनका काफी यूज किया जाता है मगर का, तो वो भी एक एडिशनल थ्रेट है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए, चूंकि ये एग्रेसिव हैं, मैन ईटर कहे जाते हैं, तो इंसान और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का जो कन्फ्लिक्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। जिस तरीके से हर एनिमल के केस में हमने देखा कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है या पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे एनिमल्स के एरियाज को एनक्रोच किया जा रहा है और इस वजह से कन्फ्लिक्ट ज्यादा होते हैं। कुछ ऐसे ही हॉट स्पॉट्स हैं ह्यूमन क्रोकोडाइल कॉन्फ्लिक्ट के इंडिया के अंदर, जैसे वडोदरा गुजरात, कोटा राजस्थान में, भीतरकनिका उड़ीसा के अंदर और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1975 में अलग अलग राज्यों के अंदर स्टार्ट किया गया था और सबसे पहले ये लॉन्च हुआ था ओडिशा के अंदर। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग थी और जो टेक्निकल सपोर्ट था, ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की मदद से आया था। सबसे पहले ये लॉन्च हुआ था घड़ियाल और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए, बाद में इसे मगर के लिए भी स्टार्ट कर दिया गया। इस प्रोग्राम की वजह से सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का नंबर 96 जो कि 1976 में था, उससे बढ़ करके 1640 हो गया 2012 में, और अभी हमने देखा कि 2020 तक ये 1757 हो चुका है। ओडिशा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है क्योंकि जितने भी क्रोकोडाइल स्पीशीज को अभी तक हमने डिस्कस किया है वो सभी यहाँ पर मिलती हैं। कई सारी प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, जैसे पाउला प्रोजेक्ट, ये भीतरकनिका सेंचुरी में है, वहां पर लॉन्च किया गया था। मगर प्रोजेक्ट राम तीर्थ में, घड़ियाल प्रोजेक्ट टीकरपाड़ा उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ क्रोकोडाइल्स एट नंदनकानन। नंदनकानन एक जूलॉजिकल पार्क है, यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन भी है, ये भी उड़ीसा के अंदर है। यहाँ पर एक शब्द आपने सुना, कैप्टिव ब्रीडिंग। तो कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब है किसी भी स्पीशीज को अगर उसके नेटिव एरिया से बाहर निकाल करके ब्रीडिंग कराई जाती है। ये इसलिए किया जा सकता है या तो किसी एजुकेशन के पर्पस से, या फिर किसी रेयर स्पीशीज को डेमोन्स्ट्रेट किया जाना है, या रिसर्च पर्पस से, या फिर कि वाइल्ड लाइफ में वो स्पीशीज बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, संख्या उसकी इतनी घट चुकी है कि उसे इंसानों की निगरानी में, जो भी साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी निगरानी में किया जाए तो ही उन्हें बचाया जा सकता है। उस केस में कैप्टिव ब्रीडिंग को यूज किया जाता है। एक प्रकार का ये एक्सीटू कंजर्वेशन का मेथड है। इन सीटू मीन्स जहां पर वो रहते हैं वहीं उनका कंजर्वेशन किया जाना, और उससे बाहर अगर उनका कंजर्वेशन किया जाता है, जैसे जू के अंदर या किसी बॉटनिकल गार्डन में या किसी जूलॉजिकल पार्क में, तो उसे कहा जाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। कुछ और स्पीशीज हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हर महान स्वप्न का आरंभ उस व्यक्ति से होता है जो स्वप्न देखता है, किंतु स्वप्न देखने वाले को यह सदैव याद रखना चाहिए कि इच्छा शक्ति और लगन उसके भीतर ही होती है, जो ग्रहों और नक्षत्रों तक पहुंचकर पूरे जगत को बदल सकती है। सभी विचार अचानक अपने नहीं हो जाते, सभी स्वप्न यकायक मूर्त रूप नहीं ले लेते। इसके लिए व्यक्ति को धैर्य के आसन पर जमकर बैठने का अभ्यास करना होता है।